ओके। तो यहाँ पर जो इको स्टैंड करता है इसेरिया कोलाई के लिए, ठीक है। एंड जो आर आई है ये इसकी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो RY13 ये इसकी स्ट्रेन का नाम है। ऐसे ही जो हिंद सेकंड कह लो, हिंद थर्ड कह लो, दे आर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो अगेन ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, इससे ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आइसोलेट किए जाते हैं। ऐसे ही XHO1 है, ये जेंथोमोनास जो स्पीसीज है उससे आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यहाँ पर अलग अलग एंजाइम अलग अलग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो इन स्पेसिफिक सीक्वेंस का नाम क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो जाएगा भाई, ठीक है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसके बाद लेंथ ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर साइट वेरी करती हैं फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम। तो यहाँ पर आप लेंथ देखोगे, यहाँ पर टोटल नंबर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 6 हैं, 6 की पेयरिंग है। यहाँ पर मैं कहूँ ये एक आप कह सकते हो अलग सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर केवल 4 हैं, यहाँ पर 6 हैं फिर से ये, ठीक है। यहाँ पर भी 6 हैं, इसके बाद यहाँ पर 5 हैं, उसके बाद यहाँ पर ये और भी ज़्यादा हैं। तो ये बता रहा है कि भाई 4 बेस पेयर कटर, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिया हमने इस एंजाइम का SAU3A1, ये क्या करता है, 4 बेस पेयर वाले सीक्वेंस को इन्हीं 4 बेस पेयर जहां पर भी होंगे ना वहां पर ये कट कर देगा। 6 बेस पेयर में इक्वल I1 आता है, 8 बेस पेयर में NOT1 आता है। तो ये अगेन इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। अब इसमें क्या बता रखा कि डिफरेंट रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव सेम रिकॉग्निशन साइट्स। तो कई बार क्या होता है, अलग अलग जो एंजाइम्स होते हैं ना वो एक ही साइट के लिए एक ही साइट को कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल SAC1 एंड SST1, ये 2 टाइप के एंजाइम्स हैं, इनकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो सेम है दोनों की। तो इनको हम बोलते हैं आइसो सिचो सिचियोमर्स, ठीक है। तो ये एक नंबर में भी इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट सा कर लेना, ठीक है। यानी कि ऐसे एंजाइम जिनकी रिकॉग्निशन साइट एक जैसी हो। ऐसे ही हमने कुछ जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं कुछ क्या होती हैं, एम्बिग्यूअस होती हैं, कुछ नॉन या फिर कह सकते हो अनएम्बिग्यूअस होती हैं। कुछ एम्बिग्यूअस होती हैं, कुछ अनएम्बिग्यूअस होती हैं। तो अनएम्बिग्यूअस वो होती हैं यानी कि रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस, यानी कि जहां पर जो सीक्वेंस होंगे ना वो आपको स्ट्रेट दिखाई देंगे, लाइक ग्वानिन ग्वानिन एडेनिन थाइमिन साइटोसिन साइटोसिन, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एम्बिग्यूअस वो होती हैं जो आप कह सकते हो ढकी हुई हैं या फिर क्लियर कट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल GANTC, तो यहाँ पर क्या देखो, ग्वानिन एडेनिन, एन क्या है भाई यहाँ पर, थाइमिन है साइटोसिन, तो एन क्या है, एन न्यूक्लियोटाइड, मतलब क्लियरली नहीं है। मतलब यहाँ पर ए भी हो सकता है एन की जगह पर, यहाँ पर सी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है और टी भी हो सकता है। तो ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिनमें क्या है इस तरीके से जो बेस पेयर क्लियरली ना बता रखे हों उनको बोलोगे आप एम्बिगियस साइट्स। और अनएम्बिगियस वो होती हैं जो क्लियरली बता रखी हैं, जिनको रिकॉग्नाइज करना आसान हो गई, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने XO2, ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है, इस साइट को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर देखो PU एंड PY है, तो अगेन PY जहां पर भी होगा वहां पर क्या होगा, पायरिमिडीन होगा, और जहां पर PU होगा वहां पर प्यूरिन होगा, ठीक है ना। तो प्यूरिन में आपको पता है A और G होते हैं, और पायरिमिडीन में आपके T और C बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनको रिस्ट्रिक्शन साइट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। इसके बाद यानी कि नेक्स्ट बता रखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइम साइट्स विद इन ए पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल। मान लो ये डीएनए मॉलिक्यूल हमारा फिर से प्लाज्मिड ले रहे हैं हम, ठीक है। इसमें जो साइट्स हैं, जो साइट्स हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब वो कहाँ पर आपको मिलेंगी। तो मान लो फॉर एग्जांपल हम एंजाइम ले रहे हैं EcoR1, तो अगेन ये 6 बेस पेयर कटर है, ये यहाँ पर मैंने बताया था आपको पीछे वाली स्लाइड में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 6 बेस पेयर कटर में आता है EcoR1, 8 में आता है NOT1 एंड 4 में आता है हमारा SAU3A1। तो
मान लो हमने एंजाइम लिया है इक्वार 1 जो कि 6 बेस पेयर कटर है, ठीक है। और बेस पेयर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और 6 बेस पेयर मतलब 1/4 की पावर 6, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4096 के आसपास, ठीक है, यानी कि 4096 के आसपास जो नंबर वो आएगा। ये नंबर क्या बताता है, ये नंबर ये बताता है कि इकोराइस जो एंजाइम हमारा इस एरिया को इक्वार 1 है, इसकी जो रिकॉग्निशन साइट्स होंगी ना, विल अपीयर ऑन एन एवरेज वंस एवरी 49,600 बेस पेयर इन द जीनोम। तो जहां पर मान लो आपने एंजाइम यहाँ पर डाला, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, स्कैन करेगा। तो लगभग अब मैं कहूँ कि जैसे ही 4096 साइट्स बेस पेयर पूरे होंगे ना, उसके बाद एक रेस्ट्रिक्शन साइट आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। मान लो आपने यहाँ पे डाला, ठीक है, इसमें स्कैन किया, 4000 बेस पेयर पूरे हो गए, फिर यहाँ पर एक साइट आ जाएगी जो कि क्या होगी, आपकी इक्वार 1 साइट होगी। ऐसे ही मान लो फिर से 4000 बेस पेयर के बाद चांसेस है कि फिर से एक रिकॉग्निशन साइट्स आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, कि भाई फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कहाँ पर डीएनए में जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगी, आपको मिल सकती है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या कितनी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं इनकी एप्लीकेशंस भाई। तो इन वेरियस एप्लीकेशन लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं हम, डीएनए को हम कट करते हैं इससे, और यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अगेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने बताया आपको कि हम एक पर्टिकुलर डीएनए को कट करके अलग कर सकते हैं। दे आर यूज्ड, नंबर 2 है ये, दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ जीन इनटू द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में हमने जीन डालना हो तो भी हम क्या करेंगे भाई, उस प्लाज्मिड को कट करने के लिए हमें क्या चाहिएगी, हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिएगा। Restriction enzyme can also be used to distinguish the gene allele by specifically recognizing single base changes in the DNA known as single nucleotide polymorphism। यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, इनको यूज किया जाता है कि जो जीन की एलील होती है ना उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए भी, बाई स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सिंगल बेस पेयर चेंज। तो भी ऐसी बात है, मान लो ये बेस पेयर है, ठीक है ना, तो इसकी जीन की 2 एलील हैं, एक मान लो ये इधर है, एक मान लो इधर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा, और उसी चेंज की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एक इस मान लो केवल एक बेस पेयर में चेंज है, मान लो यहाँ पर सीक्वेंस है ATGC लाइक दैट, और यहाँ पर है ATCC। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, तो इस एक चेंज की वजह से क्या होगा, इस साइट को तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो आपने लिया है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा और इसको कट कर देगा, लेकिन इसको कट नहीं करेगा, ठीक है। So this is only possible if the mutation altered the recognized site present in the allele। हाँ, एक पर्टिकुलर एंजाइम दोनों साइट्स को रिकॉग्नाइज तभी कर सकता है जब उनमें कोई म्यूटेशन हो जाए। अगर म्यूटेशन मान लो हो गई, तो इस जी की जगह पर क्या आ जाएगा, मान लो सी आ जाएगा फिर से, तो ये सीक्वेंस भी सेम हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर एंजाइम इसको भी मतलब इसको भी क्या कर सकता है, कट कर सकता है फिर, ठीक है। इसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, दे आर यूज फॉर द रेस्ट्रिक्शन लेंथ पोलीमोर्फिज्म, यानी कि RFLP, ये एक टेक्निक होती है। इससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स को और स्टेन्स को ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी पर्टिकुलर स्टेन्स को या फिर स्पीसीज के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके, और फिर हम उनकी लेंथ की आप कह सकते हो कंपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद भाई तो फर्स्ट ग्रुप था हमारा न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। सेकंड आता है हमारा राइबो न्यूक्लियस। तो अगेन ये भी क्या है, न्यूक्लियस ही एक तरीके से, ठीक है, सेकंड नहीं बोलेंगे, तो अगेन न्यूक्लियस ही है ये भी, लेकिन ये केवल जो आरएनए होता है ना उसको डिग्रेड करता है। तो अगेन राइबो न्यूक्लियस, जो यानी कि वो या फिर आरएनएज कह देंगे इसको। तो न्यूक्लियस का ही एक अलग से क्लास है ये, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस दैट कैन कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉल्ड राइबोन्यूक्लियस। यानी कि वो एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, उसको बोलोगे आप राइबोन्यूक्लियस। तो राइबोन्यूक्लियस ए, आरएनएज ए शॉर्ट में, एन एंडो राइबोन्यूक्लियस दैट क्लीव द स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये क्या है, ये वो एंजाइम है जो
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को थर्ड एंड से कट करता है। इसको यूज किया जाता है आरएनए की कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम डीएनए सैंपल। मान लो आपके पास डीएनए का सैंपल है यहाँ पर, ठीक है ना, और इसके अंदर आरएनए की कंटामिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आरएनएज एंजाइम को यहाँ पर डाल देंगे, और ये आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, इस आरएनए को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिग्रेड कर देगा। फिर आप सेंट्रीफ्यूगेशन से डीएनए और आरएनए को अलग अलग कर सकते हो। तो ये है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, या फिर इसको डीएनएज भी कह सकते हो उसी तरीके से। तो ये भी क्या है कि न्यूक्लियेज ही है, ठीक है। ये भी क्या है, न्यूक्लियेज है, लेकिन ये क्या कट करेगा, इसको डीएनए की बैकबोन को ब्रेक करता है ये, ठीक है। तो नेम है एज डीएनएज या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज भाई। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ एक्शन दीज एंजाइम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एंडो या फिर एक्जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, एंड ऐसे ही एक्जो ऑक्सी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, यानी कि जो डीएनए को क्लीव करते हैं इंटरनली, ठीक है, इंटरनली कट करेंगे तो उसको बोलोगे एंडो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, और जो डीएनए को कट करे टर्मिनल से, एंड साइड से, उसको बोलोगे आप एक्जो। तो यहाँ पर जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज वन है या फिर डीएनएज वन है, ये एक एंडोन्यूक्लियेज है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट कर देता है, जैसे कि आपको अगेन इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और ये मैग्नीशियम आयन को एज ए को फैक्टर ये यूज करता है भाई। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, डीएस डीएनए, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या डाला, डीएनए फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये आप देखोगे डीएनए को इसने क्या किया है, इंटरनली ब्रेक कर दिया है। ये आप देख रहे हो, दिस बार द फ्रैग, इसके टुकड़े कर दिए इसने, ये इसको क्लीव कर दिया है, काट दिया इसने, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आप मान लो मैग्नीशियम आयन को यूज करते हो इसमें, ठीक है, इस मैकेनिज्म में क्लीव करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को कट करता है, कि डीएनए के पूरे दोनों स्ट्रैंड को एक साथ नहीं कट कट करेगा ये, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो। अ, दोनों फ्रेगमेंट एक साथ कट नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या बने हैं, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड में यहाँ पर कट लगे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, इट प्रोड्यूसिंग सिंगल स्ट्रैंडेड निक्स इन द डीएनए बैकबोन। तो ये क्या करेंगे, डीएनए की बैकबोन में या फिर डीएनए की जो दोनों टेम्पलेट्स हैं, इनके अंदर क्या बनाएंगे, छोटे छोटे कट बना देंगे, इन कट्स को बोला जाता है निक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मैग्नीज आयन यहाँ पर, मैग्नीज 2+ आयन यहाँ पर लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो डीएनएज वन एंजाइम है, ये दोनों स्ट्रैंड को एक साथ कट कर देगा, लाइक दैट। तो यहाँ पर हमने ये Mn+ लिया है, तो यहाँ पर देखोगे ये फ्रेगमेंट अलग हो गया इसका, ये फ्रेगमेंट है पूरा अलग हो गया, ये फ्रेगमेंट अलग हो गया, और ये फ्रेगमेंट अलग, मतलब इसने इसके चार अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स हैं वो कर दिए हैं। एंड प्रोड्यूसिंग द ब्लंट एंड पे, तो और दोनों सभी फ्रेगमेंट्स के क्या होंगे, ये ब्लंट एंड में देखने को मिलेंगे। इसके बाद नंबर नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं हम, ठीक है, मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो मॉडिफाइंग एंजाइम्स मॉडिफाई द डीएनए बाय आइदर एडिंग और रिमूविंग द केमिकल ग्रुप्स। तो यानी कि ये क्या करेंगे, डीएनए में ऐड या फिर रिमूव करते हैं कुछ केमिकल्स ग्रुप को। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंजाइम है फोस्फेटेज भाई, तो ये नाम से शो हो रहा है फोस्फेटेज, मतलब जो फोस्फेट ग्रुप होगा ना, उसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। यानी फोस्फेटेज एंजाइम कैटेलाइज द क्लीवेज ऑफ द फोस्फेट ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय यूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल, एंड रिएक्शन इज नॉन नॉट रिवर्सिबल। तो अगेन फर्स्ट आता है हमारा इसमें फोस्फेटेज में अल्कलाइन फोस्फेटेज। तो अल्कलाइन फोस्फेटेज अगेन एक होमोडाइमर एंजाइम है which catalyze the reactions like hydrolysis and phosphorylation of phosphate monoester। तो यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपने यहाँ पर अल्कलाइन फोस्फेट डाला, तो ये जो डीएनए था इसमें, इसके 5' और 3rd' एंड के ऊपर जो फोस्फेट ग्रुप लगा हुआ था ना, इसने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्कलाइन फोस्फेटेज का आप कह सकते हो इसका। तो अगेन इसकी जो ऑप्टिमल पीएच है वो लगभग 10 के आसपास रहती है। तो ये हम यहाँ पर अल्कलाइन में, तो यहाँ पर जो पीएच रहेगी वो लगभग 10 के आसपास रहेगी, तभी ये जो एंजाइम है फोस्फेटेज ये काम करता है अल्कलाइन पीएच में, इसलिए इसका नाम अल्कलाइन फोस्फेटेज हो जाता है। जो पोलीमरेज एंजाइम्स होते हैं भाई, तो डीएनए पोलीमरेज एंजाइम यानी कि जो क्या करते हैं भाई, पोलीमराइजेशन करते हैं, मतलब डीएनए की चेन को बनाते हैं। मान लो आपके पास क्या है, ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है ना, और आपने यहाँ पर डीएनए पोलीमरेज डाल दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नई जो डीएनए की चेन है उसको बना देगा, ठीक है। जैसे कि आपने याद होगा थोड़ा बहुत, डीएनए रेप्लिकेशंस में डीएनए पोलीमरेज एंजाइम काम आता है।
तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, अटैच टू द, डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये, ठीक है, अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन ऑफ द लार्जली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड इनिशिएट द सिंथेसिस फ्रॉम द 5 एंड टू 3 एंड। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये डीएनए है, ठीक है, और इसमें ये इसका क्या है, 5 एंड है और इधर इसका 3 एंड है। तो यहाँ पर आपने पॉलीमरेज डाल दिया ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इधर की तरफ क्या करेगा, नए जो बेस पेयर उनको ऐड कर देगा और नया जो डीएनए उसको बना देगा। द प्रोसेस इनहेरिटेंट inherent 3 and to 5 and 5 and to 3H exonuclease activity removing the nucleotide ahead of the growing polypeptide chain। तो यानी कि ये जो एंजाइम है इसके पास एक और एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, ये 3 एंड से 5 एंड और 5 एंड से 3 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है। मतलब जो बेस पेयर होते हैं, एक्जो मतलब एग्जिट करना या बाहर की तरफ से क्या करेगा, न्यूक्लियस मतलब कट करना, यानी कि डीएनए को कट भी कर सकता है, सिंथेसाइज भी कर सकता है और ये कट भी कर सकता है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ये। इट यूज्ड सेकंड स्ट्रैंड सिंथेसिस फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड निक ट्रांसलेशन भाई। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम बनाते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनता है ना, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसको बनाने के लिए हमें जो पॉलीमरेज एंजाइम है इसकी जरूरत पड़ती है। सेकेंड पॉलीमरेज में आता है हमारे पास क्लिनो फ्रेगमेंट। तो यानी कि दे आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एंड लैक ऑफ बोथ न्यूक्लियस एक्टिविटी। इसके पास क्या है, इसमें फर्क यही है कि इसके पास क्या है, सिंथेसिस एबिलिटी तो है, सिंथेसाइज तो कर सकता है ये, बट जो क्लिनो फ्रेगमेंट है इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। बोथ का मतलब है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो इसमें एक्टिविटी थी ना, सेकंड पॉइंट था, ये यहाँ पर इसमें एब्सेंट है। मेजर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग एंड रैंडम प्राइमरिंग एंड लेबलिंग। तो इसको यूज किया जाता है ज़्यादातर डीएनए सीक्वेंसिंग में और रैंडम प्राइमरिंग लेबलिंग के लिए। नंबर थर्ड पे आता है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भाई। तो ये वो मेन एंजाइम है जो कि आरएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा, आरएनए से डीएनए को बनाता है। तो जो एंजाइम आरएनए से डीएनए को बनाता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिंथेसाइज द डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द आरएनए टेम्पलेट एंड यूज इन द सी डीएनए। ये आपको जो सी डीएनए लाइब्रेरी है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये आपके अलग से सिलेबस में आगे मेंशन किया हुआ है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, इसको डिटेल में है आपकी ये सी डीएनए लाइब्रेरी। तो अभी आपने बस इतना याद रखना है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है वो आरएनए को टेम्पलेट यूज करता है और आरएनए से फिर क्या बनाता है, ये डीएनए सिंथेसाइज करता है। यानी कि मान लो आपके पास क्या आरएनए है, ठीक है, ये आपके पास आरएनए है, आरएनए सॉरी, तो आपने यहाँ पर क्या डाला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दी, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नया जो डीएनए है ना वो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बना, नया डीएनए है वो बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, यानी पहले सिंगल बनता है फिर उसके बाद ये डबल हो जाता है। तो देखो जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, मान लो यहाँ पर क्या है, ये एक गैप है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये गैप दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं निक, निक मैंने बताया था कट या फिर गैप, यहाँ पर कट है, इस कट को क्या करेगा, ये पूरा कर देता है, यानी कि इसको क्या करेगा, नए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पर ऐड करके और इस कट को फिल कर देता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे ये ओवर हैंगिंग एंड है इस वाला, तो यहाँ पर आपने मान लो डीएनए एंजाइम डाल, पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया, तो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा इस तरीके से, तो न्यूली स्ट्रैंड आर फॉर्म्ड लाइक दैट, ठीक है। ऐसे ही कल जो क्लिनो फ्रेगमेंट्स होते हैं दे आर आल्सो यूज्ड इन द फिलिंग द निक। तो अगेन ये भी क्या है, इस निक को, इस गैप को फिल करने में यूज होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, अगेन आरएनए है ये, ठीक है ना, आरएनए है और इससे नया डीएनए स्ट्रैंड है ये बना देता है। तो अगेन जो आरएनए से डीएनए बनाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये अगेन आरएनए है, तो यहाँ पर हमने क्या डाला इस पॉइंट पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाला, और ये क्या बनाएगा, इधर पहले सिंगल स्ट्रैंडेड क्या बना देगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा, और फिर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इसको कन्वर्ट कर देगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर। इसके बाद कुछ और पॉलीमरेज है लाइक T4 पॉलीमरेज पे। तो अगेन T4 डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास, बट डेफिशिएंट इन द 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। यानी कि केवल ये 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी यानी कि डीएनए को कट कर सकता है 3 एंड से 5 एंड की तरफ, लेकिन 5 to 3 एंड ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इट फॉर्म द ब्लंट एंड by either removal the third overhanging और by filling the 5 overhanging। यानी दो तरीके से क्या करेगा ये, या तो थर्ड
ब्लंट एंड बनाएगा, जैसे सिंपल। तो ब्लंट एंड बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो जो ओवर हैंगिंग एंड हो ना, तो ये जो ओवर हैंगिंग है, ठीक है ना, इसको क्या कर दो, कट कर दो यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्रेगमेंट बन जाएगा, तो ये क्या बना आपका, अगेन ब्लंट एंड बना। ठीक है, ब्लंट एंड है ये। या फिर आप क्या करो, जो ओवर हैंगिंग एंड एंड था, यहाँ पर नया जो बेस पे नया जो डीएनए है उसको बना दो आप। यहाँ पर इसने नया डीएनए सीक्वेंस बनाया है, तो अगेन ये भी क्या बनाया, दोनों साइड से भी क्या बना, ब्लंट एंड बना। ठीक है, तो ये आप बताओगे T4 डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शंस भाई। ऐसे ही T7 डीएनए पॉलीमरेज है, इट आल्सो शोइंग 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बट अगेन डेफिशिएंट इनटू द 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। रैपिड एक्सटेंशन रेट है, हाई फिडिलिटी है, तो यानी कि इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। एंड फिडिलिटी का मतलब होता है कि एरर फ्री ये नए बेस को बना सकता है। यानी कि जिस एंजाइम की फिडिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, वो कम एरर शो करेगा। अगर जिसकी फिडिलिटी स्लो है, वो भी सी बात है, या फिर लो है, वो क्या करेगा, ज़्यादा एरर यहाँ पर क्रिएट करेगा। मान लो यही एग्जांपल लेते हैं हम, ऊपर वाला ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो आपने क्या डाला, T4 डीएनए न्यूक्लियस डाला जिसकी फिडिलिटी कम है एज कम्पेयर टू T7, तो यहाँ पर जो बेस पेयर बन रहे हैं ना, तो हो सकता है इस एक ही जगह पर कुछ सी आ जाए, तो यहाँ पर क्या बना, जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, म्यूटेशन है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो T7 डीएनए पॉलीमरेज है, इसकी जो फिडिलिटी है ये ज़्यादा है, मतलब ये अच्छे से बिना किसी एरर के नया स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकता है, और इसकी जो स्पीड है वो भी फास्ट है भाई। और इसको यूज किया जाता है फॉर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस एंड एज वेल एज कॉपिंग द लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के लॉन्ग स्ट्रैंड को कॉपी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट एंजाइम आते हैं हम लाइगेज पे। तो लाइगेज इसके नाम से ही शो हो रहा है, लाइगेज मतलब ग्लू। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक ग्लू की तरह काम करता है, यानी कि सील कर देता है दो एंड को। कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल टर्मिनल, यानी कि 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट है उसके बीच में, और जो 3 प्राइम के ऊपर OH ग्रुप होता है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर ये क्या कर देगा, एक जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको बना देगा। तो अगेन ये इसका काम है डीएनए लाइगेज का, जिसके आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक डीएनए स्टैंड ये है, मैं इसको ऊपर हटा, डीएनए स्टैंड ये है एक वाला, ठीक है, इसके 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या है, OH ग्रुप है। और दूसरा डीएनए स्टैंड ये, मान लो हम इसको ऐसे, एक डीएनए स्टैंड ये और एक डीएनए स्टैंड ये, यहाँ पर 3 प्राइम एंड है और यहाँ पर इसका 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम पे ऑब्वियसली बात है फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम पे ऑब्वियसली बात है OH ग्रुप होता है। इन दोनों को अगर जोड़ना हो, इन दोनों को ज्वाइन कराना हो, तो हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम को यहाँ पर डाल लेंगे। ये क्या करेगा, एटीपी की मदद से यहाँ पर इस OH और इस P के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो क्रिएट कर देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये नया 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो बन जाएगा, और दोनों स्ट्रैंड है वो जुड़ जाएंगे फिर। क्लियर है ये इतना यहाँ तक? हाँ जी बच्चों, रिप्लाई करो एक बार। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे चलूँ। नो सर। ठीक है, तो ये डीएनए लाइगेज के बारे में बता रखा अगेन, ठीक है ना। तो मान लो एक स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये है, यहाँ पर हम डीएनए लाइगेज डाल दिया, तो दोनों स्टैंड को ये सील कर रहा है भाई, जोड़ रहा है। ठीक है, तो टू डीएनए लाइगेज आर यूज इन द न्यूक्लिक एसिड रिसर्च, इकोलाई लाइगेज एंड T4 लाइगेज। तो दो टाइप के लाइगेज यूज होते हैं, इकोलाई लाइगेज एंड T4 लाइगेज। ये भी आप इनके एन 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 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। दीज एंजाइम डिफर इन द टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो T4 लाइगेज यूज करता है एटीपी को, वाइल द इकोलाई यूज करता है एनएडी को। तो ये इनमें मेन डिफरेंस रहेगा। दूसरा है एबिलिटी टू लाइगेट द ब्लंट एंड। तो अगेन कि कौन सा ब्लंट एंड को लाइगेज कर सकता है और नहीं कर सकता है। तो अगेन जो हमारा T4 लाइगेज है, ये जो स्टिकी एंड्स होते हैं ना, ओवर हैंगिंग है, ये ओवर हैंगिंग है, ये भी ओवर हैंगिंग है, स्टिकी एंड बोलेंगे इनको ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो इकोलाई है वो इन ब्लंट एंड को भी सील कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका टूल्स थे सारे सारे, ठीक है, मैंने जितने भी एंजाइम्स थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं।